स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद मैकेनिज्म विद स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। तो टुडे वी विल डिस्कस यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विच इज रिप्रेजेंटेड एज SN1 वेयर S stands for substitution, N stands for nucleophilic and 1 stands for unimolecular. This unimolecular nucleophilic substitution takes place in 2 steps, right? It takes place in 2 steps. First step is slow step, therefore it is the rate determining step. This step is reversible step and there is formation of intermediate which is carbocation. So what is first step? For example, this is alkyl halide, right? The alkyl halide will simply dissociate to form R positive and X minus. This is a reversible step and this is a rate determining step and involves the formation of a carbocation, that is the species having carbon with positive charge. So this is the first step. Now in second step, this carbocation will be attacked by any nucleophile. For example, here we are taking hydroxide ion as the nucleophile. So in second step, this carbocation is attacked by the nucleophile. This step is fast step and there is formation of alcohols, right? So you can see here why it is called nucleophilic substitution. It is called nucleophilic substitution because nucleophile had substituted halide ion. ठीक है, X निकल गया और उसकी जगह कौन लग गया? Nucleophile. So this is called nucleophilic substitution. Now students, you can see the rate determining step is this step, which is slow step. It is the rate determining step. Rate will depend upon the concentration of this reactant. You can see this step is involving only one reactant, that is Rx. So rate will be directly proportional to the concentration of only Rx. So I am writing here rate is directly proportional to the concentration of Rx because in rate determining step only one alkyl halide is appearing. तो आपके सामने है, क्योंकि रेट सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यों यहाँ पे SN1 लिखा गया है, बिकॉज इट इज़ अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन एंड देयरफॉर इट विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. जो काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉलो होती हैं वही काइनेटिक्स यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए भी फॉलो होंगी. तो इट इज़ अ यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट. तो ये अब आपको क्लियर हो गया. बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हमने SN2 डिस्कस की थी, वहाँ पे आप देखते थे कि जो रेट है दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल. तो क्योंकि वहाँ दो रिएक्टेंट्स आ रहे थे तो दैट इज़ वाई दैट इज़ कॉल्ड बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट दिस इज कॉल्ड unimolecular because only one reactant is appearing in the rate equation. फॉर एग्जाम्पल, जैसे तो आपने जनरल सा एल्काइल हैलाइड लिया, अब हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेंगे. जैसे एग्जाम्पल लिया हमने टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का. ठीक है, दिस इज अ टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. जो आपको पता है आपका जो हैलाइड है ब्रोमाइड वो अटैच्ड है टर्चरी कार्बन को. दिस इज अ टर्चरी कार्बन, राइट. तो इसको क्या बोलूँगी मैं? कॉमन नेम इज टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम और यू कैन से इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ. तो स्टूडेंट्स पहले स्टेप में तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल अपीयर नहीं होता है. पहले स्टेप में सिर्फ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है और ब्रोमाइड आयन निकल जाता है, राइट. तो ये आपका पहला स्टेप है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो कार्बोकेटाइन बना कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. अगेन आई एम टेकिंग न्यूक्लियोफाइल एज हाइड्रोक्साइड आयन. ये स्टेप फास्ट स्टेप होगा एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, राइट. तो यू कैन सी इट इज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल और आप इसका IUPAC नेम बोल सकते हो 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल, राइट. तो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म फॉर द यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपने पहले लिया एक सिंपल अल्काइल हैलाइड और फिर आपने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लिया टर्चरी हैलाइड का. ठीक है, दैट इज टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. स्लो स्टेप, फर्स्ट स्टेप विच इज स्लो स्टेप, रिवर्सिबल स्टेप, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन. सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकेटाइन पे, वो आप समझ सकते हो, इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी.
इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगी एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स. तो दिस इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद मैकेनिज्म टेकिंग प्लेस इन 2 स्टेप्स. नेक्स्ट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे हम इसका. तो अब आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, जब हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करेंगे SN1 रिएक्शंस के लिए, SN1 मीन्स यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो आपको क्लियर है विद मैकेनिज्म रिएक्शन टेक प्लेस करती है 2 स्टेप्स में. तो जब रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रही है स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियस है कितनी ट्रांजिशन स्टेट्स आएंगी इसमें, देयर विल बी 2 ट्रांजिशन स्टेट. तो आप देख सकते हो दिस इज एनर्जी, दिस इज प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन. ये हैं रिएक्टेंट्स आपके, जैसे आपने लिया टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड. रिएक्टेंट है वो, लेकिन वो पहले स्टेप में अपीयर नहीं होता है. ठीक है, तो क्या होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है. ठीक है, तो ये है रिएक्टेंट की एनर्जी. रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और ये पहली ट्रांजिशन स्टेट आएगी, क्या बनेगा, कार्बोकटाइन. ठीक है, वो आपको बता दिया है. तो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. जो आपको क्लियर है कि कार्बोकटाइन तभी बनेगा जब रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी होगी. ठीक है, विच इज़ द नेसेसरी थ्रेशोल्ड एनर्जी. रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी है ये, तो आपने उनको एक्स्ट्रा एनर्जी दी विच इज़ एक्टिवेशन एनर्जी. जब आपने उनको एक्स्ट्रा एनर्जी दी तो उनकी एनर्जी हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर. उन्होंने इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लिया एंड दे विल फॉर्म द कार्बोकटाइन. बस ये है कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन के लिए एनर्जी बैरियर. ये एनर्जी बैरियर क्रॉस होगा तभी कार्बोकटाइन बनेगा. उसके बाद कार्बोकटाइन बन गया, अब बनने हैं प्रोडक्ट. प्रोडक्ट बनाने के लिए ये एनर्जी बैरियर क्रॉस होना चाहिए. कार्बोकटाइन के पास इतनी एनर्जी नहीं है, कार्बोकटाइन की एनर्जी है ये, तो आपने उनको एक्स्ट्रा एनर्जी दी इन फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. उन्होंने इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया एंड दे विल फॉर्म द प्रोडक्ट. तो अब आपको क्लियर है, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट इज द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट जो आ रही है उसमें कम्बिनेशन हो रहा है अब किसका, कार्बोकटाइन और न्यूक्लियोफाइल का. ठीक है, यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं कार्बोकटाइन और न्यूक्लियोफाइल. यह आया आपका सेकेंड स्टेप एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. राइट, आपके सामने है activation energy for transition state 1 is more and activation energy for transition state 2 is less. Greater the activation energy, slower is the reaction. So that means this activation energy is high, so this step is the slow step, this step is the rate determining step. So now it is clear, the formation of carbocation is the slowest step, it is the rate determining step, and formation of product is the second step which involves this transition state. राइट, तो ये हो गया एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. उसके बाद नेक्स्ट आपने करना है, रीअरेंजमेंट भी होती है SN1 रिएक्शंस में, जो हमने SN2 में डिस्कस नहीं की थी. ठीक है, वहाँ नहीं होती हैं रीअरेंजमेंट, लेकिन SN1 जब भी होती है स्टूडेंट, देयर इज ऑलवेज रीअरेंजमेंट. और वो रीअरेंजमेंट किसकी होती है, कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट की. क्योंकि आपको पता है कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट में टर्चरी कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी कार्बोकटाइन, और सबसे कम स्टेबल होता है मिथाइल कार्बोकटाइन. तो एवरीथिंग वांट्स टू बी स्टेबल. तो अगर प्राइमरी कार्बोकटाइन बना है तो वो चाहेगा कि मैं रीअरेंजमेंट करूं और सेकेंडरी कार्बोकटाइन बनाऊं या टर्चरी कार्बोकटाइन बनाऊं, विच एवर इज़ पॉसिबल, ताकि मैं ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना सकूं. ठीक है, तो प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग बनेगा विच इज़ द स्टेबल कार्बोकटाइन. मतलब अगर प्राइमरी कार्बोकटाइन बना है तो प्रोडक्ट प्राइमरी के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा कि वो रीअरेंजमेंट करके सेकेंडरी बनाए कार्बोकटाइन, देन विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड. फॉर एग्जांपल, आई एम सेइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन SN1 mechanism by carbocation intermediate, right, and there gives frequent rearrangement. For example, ये है आपके पास 2-bromo-3-methyl-butane. ठीक है, 2-bromo-3-methyl-butane. आपको पता है पहला स्टेप क्या होगा कि ब्रोमाइड निकलेगा और कार्बोकटाइन बनेगा. तो ऑब्वियस है Br नेगेटिव इस फॉर्म में जाएगा. वो आपको पता ही है कि क्यों निकलेगा Br. ठीक है, वो दैट इज़ अंडरस्टूड, क्योंकि ये हैलोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो ये इस पेयर को अपनी तरफ लेके जाएगा पूरा.
तो Br नेगेटिव निकल गया, कार्बन पे पॉजिटिव का चार्ज लग गया, ये बन गया कार्बोकटाइन। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हो इट इज़ अ सेकेंडरी कार्बोकटाइन, क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ी है, तो ये कैसा कार्बोकटाइन हुआ, सेकेंडरी। अब ये चाहेगा कि मैं ज़्यादा स्टेबल टर्चरी कार्बोकटाइन बना लूँ, राइट, तो ये पहले टर्चरी कार्बोकटाइन बनाएगा, उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। और यहाँ जो रीअरेंजमेंट होगी वो होगी हाइड्राइड शिफ्ट से, राइट। व्हाट इज हाइड्राइड शिफ्ट, H नेगेटिव हाइड्रोजन पूरा पेयर लेके जाएगा, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आया, एंड दैट इज कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्ट। तो क्या होगा कि ये H अपना पूरा पेयर लेके इधर को शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, विद पेयर शिफ्ट हो रही है, तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा स्टूडेंट्स। और अब ये जो कार्बन बना इट इज़ अ टर्चरी कार्बोकटाइन, आप देख सकते हो, क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये बना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन। और अब प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग बनेगा। अब आएगा आपका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको पता है न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल आया OH नेगेटिव, ऑब्वियसली वो किस पे अटैक करेगा, अब इस कार्बन पे, राइट। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू टर्चरी कार्बोकटाइन एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, अगर आपको इस तरह से कोई दिया गया है रिएक्टेंट और आपको फाइनली पूछा गया है प्रोडक्ट, तो अगर आप प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग बना देते हो, आप OH यहाँ लगा देते हो, तो दैट इज़ रॉन्ग, राइट। आपको प्रोडक्ट बनाना है ज़्यादा स्टेबल, और उसके लिए क्या होगा कि ये जो कार्बोकटाइन बना था ये रीअरेंजमेंट करेगा, पहले टर्चरी बन लेगा, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। तो जो OH नेगेटिव है वो किस कार्बन पे अटैक करेगा, इस पे, विच इज़ अ टर्चरी कार्बोकटाइन, राइट। तो अगर आप यहाँ पे लगा दोगे OH, दैट इज़ रॉन्ग, आपको OH किस कार्बन पे लगाना है, इस कार्बन पे। तो ये ध्यान से रखना है, दैट इज़ पॉसिबल ओनली इन unimolecular nucleophilic substitution, and that is called rearrangement of the carbocation to form more stable carbocation. That rearrangement can be by hydride shift, जैसे आपने यहाँ पे दिखाई हाइड्राइड शिफ्ट, that can be by alkyl shift, पूरा मिथाइल ग्रुप, पूरा एल्काइल ग्रुप भी शिफ्ट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, राइट। तो ये है आपका रीअरेंजमेंट ऑफ SN1 रिएक्शंस। नेक्स्ट आपने करनी है अब स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत सिंपल है, देयर इज़ नथिंग इन दिस। आपने देख लिया कि जब SN1 रिएक्शन हो रही है तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकटाइन। आपको पता है कार्बोकटाइन में जो कार्बन होता है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लैट। अब जब फ्लैट स्ट्रक्चर है कार्बोकटाइन का स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकटाइन बन गया, सेकंड स्टेप जब हो रहा है उसमें कौन आना है, न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे क्या है कि क्योंकि कार्बोकटाइन का फ्लैट स्ट्रक्चर होता है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक 2 साइड से पॉसिबल हो सकता है, इक्वल पॉसिबिलिटी रहती है कि दोनों साइड से हो जाए। दोनों साइड मीन्स बैक साइड से भी हो सकता है, फ्रंट साइड से भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम कंसिडरिंग एनी ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड लिया हमने, कोई ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड लिया और उसका कार्बोकटाइन बना दिया, ठीक है। तो ये आपको पहले पता ही है कि दिस इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, दिस इज आउट ऑफ द प्लेन एंड दिस इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। ये बॉन्ड जो है ये आपने कार्बोकटाइन बना दिया। अब आप क्या बोल रहे हो कि ये जो कार्बोकटाइन है ये फ्लैट स्ट्रक्चर का है, हाइड्रोक्साइड आयन जो सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आना है दैट कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड, दैट कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड, दोनों साइड से पॉसिबिलिटी है कि अटैक हो सकता है। रीजन इज फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकटाइन। तो अब क्या हुआ कि सपोज करो आपने हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक इस साइड से किया तो ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट, ये भी बन सकता है। अगर आपने हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक इस साइड से किया तो ये भी बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रंट अटैक एज वेल एज बैक अटैक। इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स, दीज आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। पेयर ऑफ एनेंशियोमर मीन्स एक अगर डी कन्फिग्रेशन का है तो दूसरा एल कन्फिग्रेशन का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अब, क्योंकि कार्बोकटाइन का फ्लैट स्ट्रक्चर है, अटैक दोनों साइड से हो सकता है, बैक से भी फ्रंट से भी न्यूक्लियोफाइल का, तो आपके पास हमेशा एनेंशियोमर्स बनते हैं, एक रैसिमिक मिक्सचर बनता है। रैसिमिक मिक्सचर मीन्स जितना
मतलब रेसमिक मिक्सचर की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी है, 50 या 1:1 मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म्स, दैट इज 1:1 मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स। जितना अमाउंट डी फॉर्म का बनेगा उतना ही एल फॉर्म का बनेगा, दैट इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। अब क्वेश्चन क्या है, हमने क्या बोला कि फ्लैट स्ट्रक्चर है, इक्वल पॉसिबिलिटीज़ हैं दोनों साइड से अटैक करने की। इसका मतलब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट रेसमिक मिक्सचर बनना चाहिए। कंप्लीट रेसमिक मिक्सचर मीन्स कंप्लीट रेसिमाइजेशन होनी चाहिए। कंप्लीट रेसिमाइजेशन मीन्स इन दोनों का बराबर अमाउंट बनना चाहिए। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इन दोनों का बराबर अमाउंट बनना चाहिए। मतलब अगर हमारी रिएक्टेंट की कन्फिग्रेशन फॉर एग्जांपल डी थी या पॉजिटिव थी, तो ये भी पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव, बराबर अमाउंट में बनने चाहिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव बना उसको मैं बोल दूंगी कि प्रोडक्ट विद रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन, और जो नेगेटिव बना दैट इज प्रोडक्ट विद इन्वर्शन इन कन्फिग्रेशन। तो मैं एक थोड़ा सा रिपीट करूंगी दोबारा से कि क्योंकि कार्बोकेटाइन का फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, अटैक बैक और फ्रंट दोनों साइड से पॉसिबल है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एनेंशियोमर्स बनेंगे एक कंप्लीट रेसिमाइजेशन होगी, कंप्लीट रेसमिक मिक्सचर बनना चाहिए, बराबर अमाउंट बनना चाहिए, प्रोडक्ट विद रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन, प्रोडक्ट विद इन्वर्शन, दोनों का बराबर अमाउंट बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेसिमाइजेशन कंप्लीट नहीं होती है, देयर इज ऑलवेज पार्शियल रेसिमाइजेशन। ठीक है, प्रोडक्ट इन्वर्शन इन कन्फिग्रेशन का भी बनता है, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन का भी बनता है, लेकिन बराबर नहीं बनते हैं दोनों। प्रोडक्ट विद रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन कम बनता है, प्रोडक्ट विद इन्वर्शन इन कन्फिग्रेशन ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि अगर रिएक्टेंट की कन्फिग्रेशन डी थी तो जो प्रोडक्ट डी कन्फिग्रेशन का होगा वो कम बनेगा, एल कन्फिग्रेशन का ज़्यादा बनेगा। कंप्लीट रेसिमाइजेशन होती तो दोनों बराबर बनने थे, डी और एल 50-50 बराबर बराबर 1:1। लेकिन क्योंकि कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं है, प्रोडक्ट इन्वर्शन वाला ज़्यादा बनेगा, रिटेंशन वाला कम बनेगा, एंड दैट इज कॉल्ड पार्शियल रेसिमाइजेशन। ठीक है, और उसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, उसका रीज़न ये है कि हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि न्यूक्लियो की ब्रोमाइड या सपोज करो हैलाइड निकल रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन आ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हैलाइड अभी पूरी तरह से नहीं निकला है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल ने आना शुरू कर दिया है। तो ऑब्वियस है जब हैलाइड अभी पूरी तरह से डिटैच नहीं हुआ है कार्बन से, तो न्यूक्लियोफाइल किस साइड से आना चाहेगा, उसकी अपोजिट साइड से। क्यों? क्योंकि OH पे भी नेगेटिव चार्ज है, हैलाइड पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो सेम साइड से वो आने की ट्राई नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन होगी। तो आएगा उस साइड से भी, वो मैंने पहले बता दिया, फ्लैट स्ट्रक्चर होने की वजह से पॉसिबिलिटी है कि उस साइड से भी आए, लेकिन ज़्यादा अटैक किस साइड से होगा, बैक साइड से। राइट, रीज़न क्योंकि उस साइड से अभी हैलाइड पूरी तरह से नहीं निकला है, तो ऑब्वियस है बैक साइड से आना चाहेगा ये ज़्यादा, तो प्रोडक्ट विद इन्वर्शन इन कन्फिग्रेशन ज़्यादा बनेगी, प्रोडक्ट विद रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन कम बनेगी। मतलब OH का अटैक उस साइड से कम होगा जहाँ ब्रोमाइड लगा हुआ था। ठीक है, दैट इज़ द प्रोडक्ट विद रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। और प्रोडक्ट विद इन्वर्शन इन कन्फिग्रेशन जो अपोजिट साइड है वो ज़्यादा बनेगी। तो वो बता दिया आपको, न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्टार्ट हो गया है, ब्रोमाइड अभी पूरी तरह से नहीं निकला है, तो ऑब्वियस है किस साइड से अटैक होगा, बैक साइड से, क्योंकि अगर सेम साइड से अटैक करेगा तो वहाँ पे रिपल्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो आपने देख लिया, पार्शियल रेसिमाइजेशन होगी, इन्वर्शन ज़्यादा होगी, रिटेंशन कम होगी। ये आपने कोई अल्काइल हैलाइड लिया विच इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, ये बना उसका कार्बोकेटाइन। यहाँ हम दिखा रहे हैं कि ब्रोमाइड निकल चुका है, लेकिन वो निकला नहीं है पूरी तरह से, अभी पूरी तरह से डिटैच नहीं हुआ है वो। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, कार्बोकेटाइन बन गया। तो OH अब कहाँ से अटैक करेगा, इधर से अटैक करेगा या इधर से, इधर से भी करेगा, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी इधर से अटैक करने की कम होगी, इधर से अटैक करने की ज़्यादा रहेगी। तो इधर से अगर अटैक करता तो रिटेंशन होती, इधर से करेगा तो इन्वर्शन होगी। इधर से अटैक करने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी क्योंकि क्या होगी, रिपल्शन, Br नेगेटिव OH नेगेटिव, यहाँ से वो इजीली अटैक कर पाएगा। तो आपने देख लिया
प्रोडक्ट विद रिटेंशन कम बनेगा, प्रोडक्ट विद इन्वर्शन ज़्यादा बनेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी SN2 हुई थी हमेशा इन्वर्शन होती है, कंप्लीट इन्वर्शन। अगर रिएक्टेंट डी कन्फिग्रेशन का है तो प्रोडक्ट एल का बनेगा, प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट अगर एल कन्फिग्रेशन का है तो प्रोडक्ट डी कन्फिग्रेशन का बनेगा, कंप्लीट इन्वर्शन। लेकिन यहाँ पे पार्शियल रेशिमाइजेशन दोनों बनेंगे, प्रोडक्ट इन्वर्शन वाला भी रिटेंशन वाला भी, लेकिन प्रोडक्ट इन्वर्शन वाला ज़्यादा बनेगा, रिटेंशन वाला कम बनेगा। तो ये मिक्सचर बनेगा ऑलवेज, ये लेस बनेगा अमाउंट में, ये मोर। ठीक है, ये हो गया आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री। और लास्ट में फटाफट से देखेंगे हम फैक्टर्स, जिस तरह से हमने SN2 के देखे उसी तरह से SN1 के भी। स्टूडेंट्स, जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो वो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कौन एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे टुवर्ड्स SN1? टर्शरी एल्काइल हैलाइड, क्योंकि रिएक्शन इज इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, वो किससे बनेंगे? टर्शरी एल्काइल हैलाइड से। मिथाइल कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल, वो किससे बनता है? मिथाइल हैलाइड से। तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, मिथाइल हैलाइड सबसे कम रिएक्टिव, राइट। नेचर ऑफ हैलोजन वो बिल्कुल क्लियर है, हैलोजन की जो SN2 में थी वही SN1 में भी है। RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन RBr, RCl, RF। ठीक है, इसका रीज़न मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन होनी है हैलाइड की, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव। जो नेचर ऑफ एलिमिनेशन है वो डिपेंड करती है बेसिसिटी पे। ठीक है, वीकर द बेस बेटर इट इज़ लिविंग ग्रुप। जितनी इजीली लिविंग ग्रुप जाएगा उतनी फास्ट होगी रेट। तो जितनी कम बेसिसिटी है उतना इजीली वो निकलेगा, क्योंकि I नेगेटिव की बेसिसिटी कम होती है, F नेगेटिव की बेसिसिटी ज़्यादा होती है। तो I नेगेटिव की बेसिसिटी कम है इसलिए इट इज़ बेटर लिविंग ग्रुप, F नेगेटिव की बेसिसिटी ज़्यादा है इसलिए इट इज़ पुअर लिविंग ग्रुप, राइट। तो RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, RF सबसे कम। थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आता। SN2 में आपने देखा था कि जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी फास्ट होगी SN2 रिएक्शन, लेकिन यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आता न्यूक्लियोफाइल का। रीज़न क्या है? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अपीयर नहीं होता है। फर्स्ट स्टेप विच इज़ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, दैट इज़ नॉट इन्वॉल्विंग न्यूक्लियोफाइल। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो रेट विल रिमेन द सेम। और लास्ट में है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में बिल्कुल सिंपल है, दिस इज़ योर एल्काइल हैलाइड, दिस इज़ ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस इज़ प्रोडक्ट। आपके सामने है ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा पोलर है, रिएक्टेंट्स लेस पोलर हैं। ये ज़्यादा पोलर है, इसका मतलब अगर आप पोलर सॉल्वेंट लोगे तो वो इसको सॉल्वेट करेगा, क्योंकि सेम चीज़ सेम को सॉल्वेट करती है। पोलर सॉल्वेंट ट्रांजिशन स्टेट को सॉल्वेट करेंगे, पोलर सॉल्वेंट ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेंगे। सॉल्वेट मीन्स स्टेबलाइज, तो दैट मीन्स अगर आप पोलैरिटी बढ़ाते जाओगे सॉल्वेंट की तो वो किसको सॉल्वेट करेगी? ट्रांजिशन स्टेट को। तो रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो दैट मीन्स जैसे जैसे सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ती जाएगी रेट भी क्या करती जाएगी? इंक्रीज। रीज़न दिस ट्रांजिशन स्टेट इज मोर पोलर। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट इसको स्टेबलाइज करेगा, ना कि इसको। ये स्टेबलाइज होगी, रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाती है जहाँ स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो बस यही है, हाईली पोलर सॉल्वेंट इंक्रीज करते हैं रेट को। और SN2 में आपने देखा था जितनी ज़्यादा आप पोलैरिटी बढ़ाते जाओगे रेट क्या करती जाएगी? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि वहाँ कौन सॉल्वेट हो जाएंगे? रिएक्टेंट, बिकॉज देयर रिएक्टेंट्स आर मोर पोलर। लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट इज़ मोर पोलर। तो ठीक है, तो ये आपने देख लेने हैं स्टूडेंट्स, और आपने फैक्टर्स को कंपेयर कर लेना है। तो कंपैरिजन आपको अलग से नहीं करवाया जाएगा, आपने देख लेना है व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन SN2 एंड SN1। तो दोनों में कंपैरिजन है, बस कौन से फैक्टर में कंपैरिजन नहीं आता? नेचर ऑफ हैलोजन, क्योंकि जो रेट RI के लिए SN2 में है वही SN1 में भी है हैलोजन की। ठीक है, RI, RBr, RCl, RF SN2 में भी वही है। बाकी आपने देख लिया था जब SN2 थी तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव थे, लेकिन यहाँ टर्शरी हैं।
न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। SN2 में जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी फास्ट होगी। चौथा स्टेप जो ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, पोलैरिटी जो है SN2 की रेट को डिक्रीज करती है, पोलैरिटी सॉल्वेंट की SN1 की रेट को इंक्रीज करती है। और दे सकते हैं आप कि SN1 आपकी 2 स्टेप्स में होती है, SN2 सिंगल स्टेप में होती है। SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट बनती है सिर्फ। यहाँ पे आपके पास इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन। और दे सकते हैं कि वहाँ पे आपके पास SN2 में सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, यहाँ 2 ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपने खुद कर लेने हैं। थैंक यू।